वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी मीन्स वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले वैश्वीकरण के बारे में बात करते हैं। आप हिस्ट्री में भी वैश्वीकरण वर्ड सुन चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन वर्ड सुन चुके हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर भी आता है। एसएसटी के अंदर मीन्स ऑलमोस्ट हर बुक के अंदर ग्लोबलाइजेशन वर्ड आ जाता है आपका। तो कंसेप्ट बार बार समझाया भी जा चुका है, फिर भी रिकॉल कर लेते हैं कि जो पूरा इंटरनेशनली जो भी कंट्रीज हैं या उनकी मार्केट है जो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन के अंदर आती हैं, इकट्ठी होती हैं, एकजुट क्रियाएं करती हैं, वो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण कोई नया आप कह सकते हैं कोई फेनोमेना नहीं है, ये पुराने टाइम से ही है। अगर हम बात करें, जब पहले आपने सुना होगा हिस्ट्री में कई बार कि फाहियान, हिनयान जो चीनी यात्री थे भारत में आए, वो किस लिए आए थे? उनका मेन मोटिव तो क्या था? वो जो स्टडी से रिलेटेड उनकी जिज्ञासा थी उसको शांत करने के लिए आए थे। मार्केट भी अगर आप बात करें, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी और भी फॉरेन कंट्रीज आई थी 16 और 17 सेंचुरीज के डिकेड्स की अगर हम बात करें तो किस लिए आई थी? वो सब क्या था? किस चीज का हिस्सा था? वैश्वीकरण का तो हिस्सा ये था वो कि हमारे चीजों को, स्पाइसेस थे, कॉटन थे, वो ले जाते थे और जो वर्ल्ड मार्केट थी उसके अंदर बेच के उसका अच्छा बेनिफिट वो क्या करते थे? गेन उससे करते थे। तो वैश्वीकरण ये है। इस चैप्टर के अंदर हम ग्लोबलाइजेशन को किस टर्म में पढ़ने वाले हैं वो क्लियर करेंगे। इसमें हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर एमएनसीज, यहाँ पे एक टॉपिक है एमएनसीज, इसको मेनली कवर करेंगे। क्या होती हैं एमएनसीज? एमएनसीज आर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कंपनीज भी आप कह सकते हैं इसको। मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी क्या होती है? बहु, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न देशों से रिलेट करने वाली। नेशनल देश हो गए और कंपनीज मीन्स विभिन्न देशों से जो रिलेट होती हैं कंपनीज, वो आप यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनती है? 1 मार्क में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत बार आ जाता है। एक्सप्लेन एमएनसीज और व्हाट आर एमएनसीज। अ एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन 1 कंट्रीज। एक ऐसी कंपनी होती है एमएनसी, अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल, या तो अपनी खुद की रखती है या दूसरी कंट्री के अंदर जो भी सेटअप होता है इंस्टीट्यूशंस या फैक्ट्रीज का, उनको कंट्रोल करती है, उनके अंदर होने वाले प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है इन मोर देन वन कंट्रीज, एक से ज्यादा कंट्रीज के ऊपर। यहाँ आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। मान लो एक कंट्री चाइना है, एक कंट्री मैक्सिको है और एक कंट्री इंडिया है, और यहाँ हम ले लेते हैं यूएसए। इसकी कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसने अपनी कंपनी का सेटअप इन 3 कंट्रीज के अंदर किया हुआ है। कैसे किया हुआ है कि यहाँ पे मान लो कि कोई कार बना रही है, यूएसए कंपनी कार बनाती है, वो तो कुछ जो पुर्जे हैं उसके वो चाइना के अंदर बनवाती है, उनका असेंबलिंग कहाँ कराती है? मैक्सिको के अंदर कराती है, और जो कॉल सेंटर, सर्विस सेंटर का काम होता है उसने वो कहाँ सेटअप किया हुआ है? अपनी कंपनी का इंडिया के अंदर सेटअप किया हुआ है। तो यूएसए की कंपनी है और 3 कंट्रीज के अंदर वो अपने काम का सेटअप, उसने फैक्ट्री सेटअप कर रखी है या कॉल सेंटर वगैरह जो भी कुछ है, मतलब कम्युनिकेशन का जो जरिया वो सेटअप उसने कर रखा है, और उसके थ्रू वो अपनी कंपनी को चला रही है, अपना नाम देके वर्ल्ड मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है? सेल कर रही है। तो ये क्या हो गई? ये एमएनसी हो गई। कहाँ की? यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनी। क्यों कहलाई? क्योंकि विभिन्न देशों में नेशंस के अंदर अपना सेटअप उसने किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? एमएनसीज का ट्रेंड क्यों आया हुआ है आज के टाइम में? इस चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन हमारा ट्रेंड में है उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एमएनसीज मेन टॉपिक थ्रू आउट द चैप्टर। पूरे चैप्टर के अंदर हम एमएनसीज के बारे में डील करेंगे। क्यों सेट की जाती हैं, किस लिए, क्या इसको रिक्वायरमेंट होती है सेटअप के लिए, कहाँ ज्यादा कंपनी सेट होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्यों सेट की जाती हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन कि 50 से 60% कॉस्ट सेविंग होता है कि अलग अलग जगह पे लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके या उनको अपने ऑर्डर देकर वहां से जो वो चीजें बनवाती हैं, प्रोडक्ट्स बनवाती हैं, अपने छोटे छोटे
अलग अलग करके या कुछ भी तरीके से, तो 50 से 60% तक कॉस्ट सेविंग मीन्स उनकी लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उनका मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गेन करना होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट गेन करने के लिए ही ये मल्टीनेशनल्स कंपनीज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर हैं। ठीक है, तो अब हम कवर करते हैं, यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, जो एक या एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपना खुद का सेटअप रखते हैं या प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी कंट्री के अंदर अपना सेटअप करना चाहती है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। व्हाट आर द थिंग्स एमएनसीज लुक बिफोर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन यूनिट। किसी भी कंट्री में अपना प्रोडक्शन यूनिट, उत्पादन यूनिट स्थापित करने से पहले उसको क्या चीजों के लिए उसकी एडवांटेज होती है, क्या चीजें उसको चाहिए होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है यहाँ से 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, इट शुड बी क्लोज टू देयर मेन मार्केट वेयर दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। जहां पर वो कंपनी का सेटअप करना चाहते हैं, मान लो कि यहाँ पे यही ले लीजिए, चाइना के अंदर वो सेटअप करना चाहते हैं, यहाँ पे यूनिट ये यूएसए सेटअप करना चाहती है, तो यहाँ की जो मार्केट होगी उसके नियर अबाउट वो अपनी यूनिट को सेटअप करेगी। क्यों करेगी, ट्रांसपोर्ट की लागत कम हो जाएगी, जो उसको रिक्वायरमेंट होगी चीजों की वो उसकी जल्दी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या रहेगी, फायदेमंद रहेगी। और मार्केट नजदीक अवेलेबल होगी, मीन्स प्रोडक्ट बनेगा तो मार्केट में ही सेल परचेज का काम होता है, तो इजी हो जाता है, टाइम सेविंग भी हो जाता है प्लस मनी सेविंग भी हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये कि मार्केट वेयर दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट शुड बी नियर टू देयर यूनिट। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट। जहां पर वो सेटअप कर रहे हैं अपना, वहां पर उनको सिर्फ फैक्ट्री लगाना या जमीन लेना ही काफी नहीं है, वहां पे काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, और वो स्किल्ड भी होनी चाहिए, मीन्स परफेक्ट भी होनी चाहिए लोग, और अनस्किल्ड भी होनी चाहिए। और वो भी किस कीमत पर उन्हें जब मिलेगी, कम पे करने के बाद, मीन्स उनको कम सैलरी वो दे के हायर कर सकेंगे, तो ही तो उन्हें मुनाफा होगा। इसीलिए क्या कहता है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर कैसे मिले उनको, लो कॉस्ट पे मिले, लो कीमत देकर उनको मिल जाए, पे देकर मिल जाए। नेक्स्ट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी इन देयर इंटरेस्ट। किसी भी कंट्री के अंदर कोई दूसरी विदेशी कंपनी अपना सेटअप करना चाहती है, तो जब उसको ये लगेगा कि सेटअप के लिए उसको पहले क्या चाहिए, जमीन चाहिए, वो उसको रिजनेबल रेट्स पे मिले, उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं किसी भी कंपनी के सेटअप के लिए, तो वो गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन अपनी कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश कर चुकी है, क्या वो उसके फेवरेबल हैं। मान लो कि एक कंपनी, यहाँ पे चाइना की, यूएसए की बात कर लेते हैं, कि उसने सेटअप कर लिया, लेकिन इन्वायरमेंटल इशू इतने उठ जाते हैं, कंट्री के अंदर लोग उठा देते हैं कि आपकी कंट्री से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, तो क्या वो उसको रनअप कर पाएगी, सेटअप करने के बाद उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मीन्स इन सारी चीजों को ध्यान में देखना पड़ता है कि पॉलिसीज हैं वो उनके इंटरेस्ट में है कि नहीं, सेटअप करने के बाद उन्हें फायदा वहां से मिलेगा कि नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीजें किसी भी एमएनसी को अपना यूनिट सेटअप करने से पहले किसी भी कंट्री में देखनी पड़ती हैं, जांचनी पड़ती हैं। जांच पड़ताल के बाद ही जब उनको लगता है कि हाँ यहाँ हम सेटअप करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने पैसे का, तो क्या होगा, उन्हें बेनिफिट होगा। तो ये सब देखने के बाद कोई भी कंट्री क्या हो जाती है, किसी अदर कंट्री के अंदर जिसके एमएनसीज कंपनी जो होती है इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो ये विलिंग तो होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनका तो मोटिव ही क्या होता है कि जो इनके पास बहुत ढेर सारा पैसा होता है उसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें और उसको डबल और ट्रिपल उससे प्रॉफिट वो गेन करें। तो हमने क्या देखा था, इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट गेन करना। तो वो एग्री हो जाती हैं अपने पैसे को लगाने के लिए किसी दूसरी कंट्री के अंदर। मान लो यूएसए की कंट्री, चाइना का ले लेते हैं एग्जाम्पल, चाइनीज, आपके मोबाइल फोन आपको पता ही है कि एमआई का लगा लो, इंडिया के अंदर इसका यूनिट सेटअप है, किसके टाइप के साथ है, चाइना के साथ है। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक एमएनसी सेटअप हुई है इंडिया के अंदर, तो उसका टर्म्स ऑफ पॉलिसीज उसको फेवरेबल लगी, तो उसने पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया, और जो पैसा चाइना ने यहाँ इन्वेस्ट किया वो क्या कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। चाइना ही नहीं, आगे चैप्टर में मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगी कि अदर कंट्रीज ने भी सेटअप अपने एमएनसीज इंडिया के अंदर सेटअप किया हुआ है और उससे प्रॉफिट वो गेन कर रहे हैं।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरलिंकिंग या इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स, सिंपल वर्ड्स में है बिल्कुल, ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और एमएनसीज की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और कंपनी। और फुल फॉर्म इसकी सॉरी डेफिनेशन, एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्रीज, एक से ज्यादा के अंदर। 3 मार्क्स का यहाँ से आपका ये हो गया। और भी होता है कि वाई एमएनसी सेट अप यूनिट इन अदर कंट्रीज टू गेन प्रॉफिट, क्या होता है इनका मेन मोटिव, प्रॉफिट गेन करना होता है। हाउ दे प्रोसेस वर्क, किस तरीके से वर्क को प्रोसेस में लाती हैं, अलग अलग कंट्रीज में कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं असेंबलिंग हो रही है, कहीं सेलिंग परचेजिंग हो रहा है, कहीं कॉल सेंटर सेट किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में इन चीजों को रख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इंटीग्रेटिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, कि किस तरीके से प्रोडक्शन को अलग अलग कंट्रीज के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है या संभाला जाता है। यहाँ पे जैसे ये मैंने बताया, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।